स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में रीटर के योगदान की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है? तो आधुनिक भूगोल के संस्थापक कार्ल रीटर हैं, जिन्हें शॉर्ट में रीटर बोला जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में, ठीक है, कि रीटर ने किस प्रकार से क्या क्या योगदान दिया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आंसर को देखते हैं। तो देखिए, रीटर, इनका पूरा नाम है कार्ल रीटर, ठीक है। तो कार्ल रीटर का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1779 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था क्वेडलिनबर्ग, प्रशिया में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1779 ईस्वी को क्वेडलिनबर्ग, प्रशिया में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुआ था 28 सितंबर 1859 ईस्वी को बर्लिन में हुआ था, ठीक है। ये जो कार्ल रीटर जो थे वो एक जर्मन भूगोलवेता थे, ठीक है। तो कार्ल रीटर को आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। यानी कि कार्ल रीटर जो हैं, इन्हें ना आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कार्ल रीटर के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि इन्होंने किस प्रकार से क्या क्या योगदान दिया है, किस वजह से इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो इनका पहला विशेषता है कि भूगोल का मानविकीकरण, ठीक है। तो रीटर यानी कि कार्ल रीटर ने भूगोल को केवल भौतिक विशेषताओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने इसे मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में इसे विस्तारित किया है। देखिए, कार्ल रीटर ने क्या किया है कि भूगोल जो है, यानी कि भूगोल जो है वो इसे केवल भौतिक विशेषताओं तक, इसका जो अध्ययन है वहीं तक इसे नहीं रखा है, बल्कि इन्होंने मानव के बारे में, पर्यावरण के बीच में किस प्रकार से मानव और पर्यावरण के बीच में बैलेंस रहना चाहिए, क्या क्या संबंध होना चाहिए, उन सभी के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा किया है भूगोल में। तो भूगोल में सिर्फ हम लोग भौतिक विशेषता के बारे में नहीं जानेंगे, यानी कि भूगोल में हम लोग मानव के बारे में, मनुष्य के बारे में समझेंगे, पर्यावरण के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो कार्ल रीटर ने भूगोल को मानविकी के साथ जोड़ा और इसे एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया है। तो कार्ल रीटर ने क्या किया? भूगोल को ना मनुष्य के साथ जोड़ा और इसे एक बहुत ही संपूर्ण व्यापक दृष्टिकोण इसने प्रदान किया है। तो ये हो गया इसका पहला बिंदु, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं अर्धकुंडे का प्रकाशन। तो देखिए, रीटर का जो प्रमुख कार्य था, देखिए जहाँ मैं रीटर बोलूँगी ना वहाँ आप लोग समझ जाइएगा कि कार्ल रीटर का बात हो रहा है, ठीक है। तो रीटर का प्रमुख कार्य डाई, ये जो था डाई अर्धकुंडे था, ठीक है। इसका जो प्रमुख फेमस जो काम था वो अर्धकुंडे था, यानी कि रीटर ने अर्धकुंडे को लिखा है और इसमें इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में अच्छे सारी चीज़ें बताई, अच्छे से सारी चीज़ों को इन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो जिसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी और मानव जाति के बीच संबंधों का विस्तृत वर्णन किया है। देखिए, हो सकता है कि पूछा जाए कि अर्धकुंडे जो है ये किसने लिखा है? तो ये कार्ल रीटर ने लिखा है। और इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें पृथ्वी के बारे में और फिर मनुष्य के बीच में जो संबंध है, तो इन्होंने अर्धकुंडे में पृथ्वी के बारे में, मानव जाति के संबंध में विस्तार से इसने चर्चा किया है, ठीक है। तो ये जो था, यह कार्य भूगोल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यानी कि जो अर्धकुंडे है ना, वो भूगोल के कार्य में, भूगोल के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अर्धकुंडे को माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट इसमें क्या है। तो तीसरा पॉइंट है शैक्षिक योगदान। तो देखिए, रीटर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में भूगोल के पहले प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। देखिए, रीटर ने क्या किया है? जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में, यानी कि एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने भूगोल के जो पहले प्रोफेसर होता है उसमें इन्होंने काम किया है, ठीक है। और भूगोल को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में स्थापित किया है। और रीटर ने क्या किया है? ये बर्लिन के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर तो रहे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है? भूगोल को एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय के रूप में इन्होंने स्थापित किया है। लोगों को बताया है, अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि भूगोल जो है वो मनुष्य के जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो ठीक है, तो इनके जो व्याख्यान हैं वो अत्यंत लोकप्रिय थे और उन्होंने कई छात्रों को भी प्रेरित किया है। तो रीटर ने क्या किया? ये जिस तरीके से समझाते थे, जिस तरीके से
विश्वविद्यालय में पढ़ाया करते थे, जो एग्जाम्पल देते थे, वो स्टूडेंट को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता था और बहुत ही फेमस हो गया था। ठीक है, और इन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन भी किया है, प्रेरित किया है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हम लोग देखते हैं तुलनात्मक विधि, यानी कि कंपैरिजन विधि। तो इन्होंने क्या किया है कि रीटर ने भूगोल में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है, यानी कि दूसरों विषयों के साथ में कंपेयर किया है। तुलनात्मक का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ, किसी अन्य के साथ तुलना करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक घर में दो भाई बहन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। तो अगर बड़ा भाई अच्छा काम करता है, छोटा भाई गलत काम करता है, तो दोनों में कंपेरिजन होता है। घर वाले बोलते हैं कि बड़ा भाई अच्छा काम कर रहा है, देखो तुम उससे सीखो, वैसा काम करो। ठीक है, इस प्रकार से तुलना किया जाता है कि बड़ा भाई अच्छा काम कर रहा है, छोटा भाई गलत काम कर रहा है, यानी कि दोनों में तुलना होता है कि दोनों में अच्छा कौन काम कर रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो तुलनात्मक का मतलब होता है कंपेयर करना, किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना। तो इन्होंने क्या किया है कि तुलनात्मक विधि से समझाया है भूगोल को, यानी कि दूसरे विषयों के साथ में तुलना करके बताया है कि भूगोल कितना अच्छा है, किस प्रकार से काम करता है। सो ठीक है, तो जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं का जो अध्ययन होता है वो संभव हुआ है। तो ये जो रीटर जो थे, तो इनका जो तुलनात्मक विधि था, यानी कि जो कंपैरिजन विधि था, तुलना करके जो लोगों को समझाया है, तो इससे क्या हुआ है कि क्या क्या किसमें समानता है, क्या क्या भिन्नता है, वो पता चलता है। और यह विधि आज भी भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो भूगोल के क्षेत्र में ये जो तुलनात्मक विधि है ना, वो अभी भी इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या है कि रीटर ने अपने भौगोलिक लेखन में धर्मशास्त्र को भी शामिल किया है और यह दर्शाया है कि पृथ्वी की जो संरचना और जो घटनाएं हैं वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तो इन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से भी भूगोल को दर्शाया है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो भौगोलिक लेखन किया है, यानी कि इन्होंने जो जो लेख लिखा है उसमें बताया है कि जो भूगोल में कुछ कुछ ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो ईश्वर की मर्जी से होती है, यानी कि ईश्वर ही इस योजना को, इस घटना को करते हैं। तो इन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से भी लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो कार्ल रीटर का योगदान है वो भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। यानी कि जो ये कार्ल रीटर ने जो अपना योगदान दिया है, स्टूडेंट्स को समझाया है, जिस प्रकार से इन्होंने भूगोल के बारे में चर्चा किया है, तो ये सब लोगों में अच्छा रहा है। ठीक है, लोगों को समझ में अच्छे से आया है। तो इन्होंने कहा है कि कार्ल रीटर का योगदान जो है वो एक भूगोल का एक जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन के रूप में स्थापित करने में ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो उनके कार्यों ने भूगोल को एक व्यापक का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में, ठीक है, व्यापक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया जो आज भी प्रासंगिक है। यानी कि जिस प्रकार से इन्होंने भूगोल में अपना योगदान दिया है कार्ल रीटर ने, वो अभी के ज़माने में इनके बारे में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आज भी फेमस हैं। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।